भाग 5। पिंकी ने सवालिया नजरों से राजा की तरफ देखा। भाई सच बताना, आप अब भी गाते हो? हाँ छुटकी, कभी कभी गा लेता हूँ। वो देख उधर क्या रखा है। दीवार के सहारे लगी गिटार देख पिंकी की आंखें चमकने लगीं। वो राजा के सीने से एक बार फिर जा लगी और उन दोनों को देख बांसुरी गिटार देखकर ऐसा खुश होने की क्या बात है। इस सोच में डूबी गिटार उठा लाई और राजा के सामने रख दी। मैं शुरू करती हूँ, तुम आगे बढ़ा देना। कस्में वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। तू ही मेरे जीने का सहारा, बरसों पुराना है प्यार हमारा। तू है दिया मैं हूँ बाती, आजा मेरे जीवन साथी। कस्में वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। वाह, कमाल की संगत है, मजा आ गया सुनकर। बांसुरी तो खैर जब देखो तब हमें गा गा कर पकाती रहती थी। पता है भाई, माला इतनी जल्दी शादी करके क्यों भागी? इसलिए कि इसका गाना ना सुनना पड़े। अच्छा बच्चू, मैं इतना बुरा गाती हूँ? क्यों राजा, क्या तुम्हें भी भागने का मन करता है सुनकर? मेरा मन तो करता है मैं बस यूं ही जिंदगी भर गिटार बजाता रहूं और तुम गाती रहो। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हारा फोन कहाँ है बांसुरी? देख लो तुम्हारे साहब का कहीं फिर कॉल मिस ना हो गया हो। राजा की बात पर पिंकी ने पलट कर बांसुरी को देखा। क्यों बांसुरी, तुम भास्कर की फोन उठाती नहीं हो? कॉल मिस हो जाते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ पिंकी, पता नहीं क्या हो गया है आजकल। फोन तो क्या, मैं तो हर चीज भूलने लग गई हूँ। 2 दिन हो गए मम्मी को फोन भी नहीं किया। बांसुरी अपना फोन उठाए भीतर चली गई। उसे भास्कर को सारी बातें जो बतानी थी। लगभग आधे घंटे बाद वो अपना समूह बनाए बाहर आई और एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। राजा वहीं सोफे पर बैठे लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रहा था। पिंकी नहाने गई हुई थी। राजा ने बांसुरी को देखा। क्या हुआ, फिर झगड़ा हो गया? राजा के सवाल पर बांसुरी ने हाँ में सिर हिलाया और वापस नीचे देखती चुपचाप बैठी रही। बता भी तो क्या हुआ, मन में तो कुलबुला रही हो मुझे बताने के लिए। बांसुरी ने राजा की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। भास्कर कभी मुझे समझ क्यों नहीं पाता? ये भी तो हो सकता है कि तुम उसे समझ नहीं पाती हो। मर्द हो ना, उसी का पक्ष लोगे। औरत होते तब मेरी तकलीफ समझते। नहीं बांसुरी, ऐसी बात नहीं है। बहुत बार हम मर्द अपनी बातों को सही ढंग से कह नहीं पाते। क्या करें, तुम औरतों की तरह एक्सप्रेसिव नहीं होते ना। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह शांत होकर सारा मसला बताओ। मैंने जैसे ही मौसमी वाली बात भास्कर को बताई, उसने कहा कि उसे सारा कुछ तो नहीं लेकिन कुछ हद तक सच्चाई पता थी और इसलिए उसने नंदा सर को मुझे प्रोजेक्ट देने से मना किया था। भास्कर का कहना है कि वो जानते हैं कि मैं कभी सच्चाई की तह तक गए बिना आधी अधूरी रिपोर्ट देखकर न्यूज़ नहीं बनाऊंगी, इसलिए भास्कर मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर रहे थे। उनका कहना है कि अब सच्चाई जानने के बाद या तो खून का घूंट पीकर मैं झूठी खबरें अखबार में लिखूं और या फिर सारी सच्चाई को सामने लिख दूं। पर अगर सच्चाई लिखती हूँ तो मैं मेरे बॉस के खिलाफ ही लिखूंगी और उसका परिणाम ये होगा कि बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। हो सकता है मुझ पर मानहानि का दावा भी कर दे। और बस मुझे इन्हीं सब चक्करों से बचाने के लिए भास्कर शुरू से ही मुझे इस प्रोजेक्ट से दूर रहने को कह रहे थे। जाहिर है कोई भी पति अपनी होने वाली पत्नी को ऐसे किसी मामले में फंसने उलझने नहीं देगा। भास्कर ने क्या गलत किया? भास्कर ये गलत कर रहे हैं कि मुझे सच बोलने से रोक रहे हैं। मानहानि का दावा हो जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये सब कहकर मुझे डरा कर पीछे रखना चाहते हैं, जबकि वह खुद जानते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कोई भी साधारण इंसान यही करेगा बांसुरी। मैं भी समझती हूँ इस बात को। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम भास्कर की जगह होते तो तुम क्या करते? अगर मैं भास्कर की जगह होता तब तो बात ही कुछ और होती, पर मैं तुम्हें किसी भी प्रोजेक्ट में या केस में ऐसे मझधार में नहीं छोड़ता। समझाने की कोशिश ज़रूर करता, लेकिन अगर तुम सच्चाई का साथ देना चाहती, सच्चाई के लिए लड़ना चाहती, तो मैं हर वक्त तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा रहता। पर एक बात कहूँ बांसुरी, बात बात पर मुझे और भास्कर को कंपेयर मत किया करो, क्योंकि मैं हूँ और भास्कर भास्कर है। उसकी अपनी खूबियाँ हैं और मेरी अपनी खामियाँ हैं। हम दोनों में बहुत अंतर है। आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बस समझना चाह रही हूँ कि क्या मैं गलत हूँ?
अभी इतनी परेशान हूँ कि मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि भास्कर सही बोल रहे हैं या मैं सही सोच रही हूँ। बस तुमसे यही जानना चाहती थी। तो सुनो, तुम सही सोच रही हो। तुमने मुझसे गलत सवाल पूछ लिया। तुम्हें ये कहने की जगह कि मैं भास्कर की जगह होता तो क्या करता, ये पूछना था कि मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता। तो इसका जवाब ये है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं इस केस में सच्चाई की तह तक जाता। चाहे वह मामला मेरे बॉस का होता, तब भी मैं अपने बॉस के खिलाफ खड़ा हो जाता। फिर वह मुझ पर मानहानि का दावा करे या मुझे गोली मरवा दे, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर मैं सीधा आगे बढ़ता, कभी पीठ दिखाकर वापस नहीं लौटता। राजा की बात सुन बांसुरी मुस्कुराते हुए उठी और रसोई की तरफ जाने लगी। क्या हुआ, किधर चली तुम? तुम्हारी बात सुनकर मूड अच्छा हो गया, कॉफी बनाने जा रही हूँ। उसके बाद मुझे सुरेखा जी से मिलने जाना है, उनके ऑफिस। और सुनो, आज तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, पिंकी के साथ घर पर ही रहना। राजा ने मुस्कुराकर हाँ कहा और वापस अपने लैपटॉप में व्यस्त हो गया। बांसुरी, एक कप मेरे लिए भी बना लेना। वो तो बाय डिफॉल्ट बनाती हूँ, एक साथ 2 कॉफी, एक मेरी एक तुम्हारी। मैडम जी, मेरे लिए भी बना ही लो, मैं आ गई हूँ नहाकर। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। पिंकी अपने बालों में फंसा टॉवल निकालकर वहीं सोफे पर छोड़कर बाहर दरवाजा खोलने चली गई। कुछ देर में दरवाजा खोलकर वो अंदर आई। उसके पीछे एक शर्मीला, दुबला पतला, गोरा सा लड़का खड़ा था, जिसने हाथ में कुछ 3-4 मोटी मोटी किताबें पकड़ रखी थीं। पिंकी के साथ उस लड़के को आया देखकर राजा ने टेबल पर से अपने पैर हटा लिए और सीधे होकर बैठ गया। बांसुरी भी रसोई से बाहर झांकने लगी। भाई, ये रतन है, हम कोचिंग में साथ ही पढ़ते हैं। आओ रतन, बैठो। रतन को वहां बैठाकर पिंकी टॉवल उठाकर अंदर कमरे में भाग गई। कुछ देर बाद अंदर से तैयार होकर बालों को सही कर वह वापस आई और आकर राजा के पास बैठ गई। इतनी देर में राजा और रतन की कोई बातचीत नहीं हुई थी। रतन टेबल के नीचे बिछे कालीन की डिजाइन को देखने में व्यस्त था और राजा रतन को देखने में। इस बीच बांसुरी हॉल तक आई। उसे देख राजा ने इशारे में उससे ये कौन है पूछा। बांसुरी ने मुझे नहीं पता का इशारा किया और पानी का गिलास रतन की ओर बढ़ाकर वापस रसोई में चली गई। सब चुपचाप बैठे थे। बांसुरी रसोई से कॉफी लेकर आई और सबको एक एक कप थमा दिया। ये भी तुम्हारे साथ ही पड़ता है क्या पिंकी? छोटा सा हाँ बोलकर पिंकी फिर चुप हो गई। राजा और बांसुरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। बांसुरी ने राजा से इशारे में कहा कि उसे अब निकलना होगा। राजा ने पलके झुकाकर उसे हाँ कहा और बांसुरी वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उन सब से विदा लेकर बांसुरी सुरेखा के ऑफिस के लिए निकल गई। राजा रतन को देख रहा था, पिंकी राजा को, और रतन कभी नीचे बिछे कालीन को, कभी ऊपर चलते पंखे को। आखिर राजा ने ही बात शुरू की। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी भैया जी, हम कानपुर से हैं। कहाँ तक पढ़े हो? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से सिविल में इंजीनियरिंग किए हैं, अभी IAS की तैयारी कर रहे हैं। यार, BHU के तो नहीं लग रहे तुम। मेरा मतलब है, इतने सीधे कैसे? एक तो कानपुरिया, दूसरा BHU की धरोहर, और उस पे इंजीनियरिंग करके नीम और चढ़ा चुके। फिर भी तुम्हारे किसी ओने कोने से नहीं लग रहा कि तुम अपना सही इंट्रो दे रहे हो। काहे, आप भी BHU के हैं क्या? काहे, लगते नहीं है क्या? आपको देखकर तो लगता है जैसे विदेश से पढ़कर आए हैं। रतन की बात पर पिंकी हंस पड़ी। काका साहब ने लंदन भेजा था इन्हें पढ़ने। पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से किए हैं, लेकिन उसके पहले ग्रेजुएशन बनारस से किए हैं। पिंकी की बात सुन रतन के चेहरे पर कुछ भाव आए और कुछ चले गए। राजा ने उस पर ध्यान दिए बिना ही अपना अगला सवाल दाग दिया। IFS में जाना चाहते हो? क्यों, हिंदुस्तान से प्यार नहीं है? राजा अपनी ही बात पर हंसने लगा। उसे हंसते देख रतन और पिंकी भी हंस पड़े। बांसुरी अपनी उलझन में उलझी थी। एक तो पहले ही उसने खुद को भास्कर से शादी के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार किया था, और जब जी कड़ा करके उसने सगाई कर ली, तब राजा आधम का उसकी जिंदगी में तूफान मचाने। आखिर ऐसा क्या है उसमें जो वो बिना किसी डोर उसकी तरफ खींची चली जा रही थी? 4 दिन के लिए आया अजनबी कब उसके हृदय पटल पर अपना स्थायी आवास बनाकर जम गया, उसे भी पता ही नहीं चला। उसका मन खुद में परेशान था। भास्कर की तरफ प्यार दिखाने की जरूरत थी और राजा के लिए दिल में उभरते जज्बात छुपाने की भी। ना चाहते हुए भी
बार बार उसके मन से भास्कर को धक्का देकर राजा हंसते मुस्कुराते आ खड़ा होता था। उसकी छवि को वो कितना भी हटाना चाहे, वो पहले से भी ज्यादा मजबूती से अपनी पकड़ बना लेता था। एक एक अवयव उसका मनमोहक था। कुछ तो ऐसा होता जिसे देख वो उससे अपना दिल हटा पाती, पर ऐसे सब किस्से फिल्मों में ही होते हैं। उसे कैसे भी हो राजा से अपना मन हटाना ही होगा, वरना और कोई जाने न जाने वो महाज्ञानी तो जान ही जाएगा कि उसके साथ सुबह की कॉफी पिए बिना बांसुरी की सुबह नहीं होती। अपने विचारों में खोई बांसुरी सुरेखा से मिलने उसके ऑफिस पहुंच गई, लेकिन सुरेखा से मिलने के बाद उसे जो कहानी पता चली वो मौसमी की बताई कहानी से बिल्कुल अलग थी। जैसा कि पहले ही बांसुरी को लगा था, सुरेखा जी ने सारे कांड का ठीकरा मौसमी के सर ही फोड़ा और साफ सपाट शब्दों में बांसुरी से कह दिया कि मौसमी सारी झूठी कहानी उसे सुना गई है। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद रतन ने राजा से विदा ली और बाहर निकल गया। उसे नीचे तक छोड़ने पिंकी भी उसके साथ ही बाहर चली आई। अपनी बाइक पर किताबें संभालते हुए रतन ने एक बार ऊपर पलट के खिड़की की तरफ देखा और गाड़ी में चाबी लगाने लगा। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? तोप है यार तुम्हारे भाई, वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, जयगढ़ की रखी जय बाण तोप। आखिर भाई किसके हैं? सच कह रहा हूँ पिंकी, आंखों से ही पूरा एक्सरे निकाल लिया मेरा। कहाँ कितनी हड्डियां हैं, कितनी सही हैं, कितनी टूटी फूटी हैं, सब कुछ चेक कर लिया। मुझे तो लगता है मेरे दांतों की कैविटी तक नहीं बच पाई होगी तुम्हारे भाई की नजरों से। रतन की बात सुनकर पिंकी हंसने लगी। अभी से डर गए बच्चू? अभी तो सारे घर भर से मिलना है तुमको। ये तो एक ही तोप है, हमारा घर तो पूरा किला है जहाँ अलग अलग शेप एंड साइजेस की तोपें मौजूद हैं। सच में डर गया हूँ राजपुतानी, कहीं तेरे चक्कर में मुझे मेरी जान से हाथ ना धोना पड़ जाए। अच्छा जी, मरने के डर से प्यार करना भूल जाओगे? मैंने कब कहा कि प्यार करना भूल जाऊंगा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तेरे चक्कर में जान से चला जाऊंगा। बस रतन, जल्दी से एग्जाम निपटे, हम दोनों का सिलेक्शन हो और हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। क्यों, हमारे सिलेक्शन के बाद भी क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे नहीं? और अगर अब मान गए तो घर वालों से दूर जाने की क्या जरूरत है पिंकी? मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे रतन, मैं जानती हूँ उन्हें। तो जब शुरू से जानती थी तो प्यार क्यों किया मुझसे? सोच समझ कर करने वाली चीज होती तो कभी तुमसे प्यार नहीं करती। अब तो हो गया, अब क्या कर सकती हूँ? छोड़ सकती हो मुझे? तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जी पाऊंगी? और जहां तक छोड़ने की बात है तो अभी भी तुम्हें बाय करने का मन नहीं कर रहा, समझे? तो मत करो बाय, चलो मेरे साथ, मैं ले चलता हूँ अपनी दुनिया में। अभी नहीं, अभी तुम जाओ, मैं ऊपर जाती हूँ, भैया पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। रतन ने बाइक में बैठे बैठे ही सामने खड़ी पिंकी के माथे को चूमा और गाड़ी स्टार्ट कर घुमाकर गेट से बाहर निकल गया। उसके बाइक वहां से हटाते ही पिंकी ने देखा बांसुरी सामने खड़ी थी। अरे बंसी, तुम कब आई? बस अभी, जब तुम दोनों तोता मैना अपने भविष्य का घोंसला बना रहे थे। बंसी भाई को कुछ मत कहना प्लीज। मैं क्या कहूंगी पिंकी, बल्कि यह तो तुम्हें कहना चाहिए। इतना प्यारा और समझदार भाई है, उससे कुछ भी छुपाने की क्या जरूरत? राजा को बता दो, वह सब समझेगा और तुम दोनों का साथ भी देगा। नहीं पिंकी, अभी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पिछली बार मेरा रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ था, इस बार बड़ी मुश्किल से रिटर्न एग्जाम तक पहुंच गई हूँ। बस एक बार मैं और रतन सेलेक्ट हो जाएं, फिर सबसे पहले राजा भैया को ही बताऊंगी, प्रॉमिस। चलो ऊपर चलते हैं, चाय का वक्त भी हो गया, राजा वेट कर रहे होंगे। वाह जी वाह, बड़ा रिस्पेक्ट देती हो भाई को। क्या करूं पिंकी, जब से तुमने अपना राजसी इतिहास सुनाया है मैं कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रही। पहले की बात होती तो शायद मुंह से राजा वेट कर रहा होगा ही निकलता। दोनों सहेलियां हंसती हुई फ्लैट की तरफ बढ़ गईं। चाय पीते हुए सुरेखा से कई सारी बातचीत बांसुरी ने राजा और पिंकी को बताई, और साथ ही ये भी कि अब वो इस मसले पर रोज का अपडेट नहीं लिखने की सोच रही, बल्कि वो सच्चाई को सामने लाकर उसकी न्यूज रिपोर्ट बनाना चाहती है। बांसुरी ने इसी सिलसिले में सुरेखा से मिलकर आते समय उसकी एक दोस्त के पति जो वकील हैं से मुलाकात भी की, और उनके बताए अनुसार कल उसे उसी होटल में शाम को जाना है। कल शाम भी वहाँ कोई पार्टी होनी है जिसके पास वो अगले दिन सुबह में किसी तरह अरेंज कर लेगी।
राजा ध्यान से सारी बातें सुनता रहा। कितने पास अरेंज हो पाएंगे बांसुरी? पास तो एक ही अरेंज होगा, पर उसमें 2 लोगों को एंट्री मिल सकती है। फिर ठीक है। क्या ठीक है? आप कहीं नहीं जाएंगे राजा साहब, वहां जान का भी खतरा हो सकता है। अच्छा रानी लक्ष्मीबाई जी, अच्छा हुआ आपने बता दिया। राजा तो एकदम डर गया। अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा बस। और 1 मिनट, ये क्या लगा रखा है राजा साहब? तुम सिर्फ राजा ही कहो, तुम्हारे मुंह से वही अच्छा लगता है। पर मुझे अजीब लग रहा है। कहाँ तुम सच के अजात शत्रु हो और मैं अभी तक तुम्हारा मजाक बना रही थी। बंसी, तुम मेरे भाई का मजाक बना रही थी? पिंकी ने बांसुरी पर झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया और तीनों एक साथ हंसने लगे। पास मिलने की उम्मीद पर पानी फिर गया था। होटल 3 स्टार था, जहां डिनर करने के बहाने आराम से घुसा जा सकता था, लेकिन बिना कानूनी कागजात के किसी भी वेटर से किसी तरह की कोई भी पूछताछ करना असंभव था। बांसुरी जितना ही राजा से दूर दूर रहना चाह रही थी, बचना चाह रही थी, उतना ही उसे उसके साथ की जरूरत पड़ रही थी। आखिर बांसुरी को राजा को साथ लेकर ही जाना पड़ा, क्योंकि ऐसे वक्त में उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। शाम का धुंधलका गहराते ही बांसुरी को साथ लिए राजा उस होटल में पहुंच चुका था। बांसुरी इधर उधर देखती, कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी। तब तक राजा मैनेजर के काउंटर पर पहुंच गया। 1 रूम चाहिए था आज रात के लिए। बांसुरी ने आश्चर्य से राजा की तरफ देखा और बांसुरी को ऐसे देखते मैनेजर ने उन दोनों को देखा। काउंटर से लगे पार्टी हॉल का दरवाजा बंद होने पर भी अंदर तेज आवाज में बजते गाने बाहर तक सुनाई दे रहे थे। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। क्या हुआ, रूम खाली नहीं है क्या? है सर। किस तरह का रूम चाहिए आपको? डिलक्स, सुपर डिलक्स, नॉर्मल सूट या हनी? बस आप 1 मिनट वेट कीजिए, हम अभी बताते हैं। मैनेजर की बात सुनकर बांसुरी घबरा कर राजा को एक तरफ खींच ले गई। ये क्या है? अब रूम की क्या जरूरत है हमें? मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। तो वेटर के बारे में बिना किसी कानूनी पेपर्स के कैसे इंटरोगेशन करेंगी आप जासूस मैडम? क्या ये लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे कि खूबसूरत जासूस आए और ये लोग सब बक दें और अपने होटल के नाम पर बट्टा लगा दें? बोलिए बांसुरी जी। अरे ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं सोचा, लेकिन राजा यहाँ आकर रूम क्यों बुक कर रहा है उसके लिए गलत सोच लिया। अरे नहीं राजा, तुम गलत सोच रहे हो। अच्छा जी, मैं गलत सोच रहा हूँ। अरे बुद्धू, हम पिछले 5 दिनों से अकेले ही थे घर पे। कुछ गलत करना होता तो कब का करके निकल चुका होता। तुम रोक पाती मुझे? पागल लड़की। अपनी बात पूरी कर राजा खिलखिलाकर हंसने लगा। अब उसे बांसुरी क्या बताती कि वो राजा से नहीं, अपने आप से डर रही है, अपने दिल से डर रही है जो बिना उसकी इजाजत के राजा का हुआ जा रहा है। बांसुरी को अपने ख्यालों में गुम छोड़ राजा काउंटर पर आगे बढ़ गया। उसके पीछे अपना पर्स संभाले बांसुरी भी भागी। काउंटर पर राजा एक बार फिर मैनेजर से सवाल जवाब में उलझा था। सर, नाम बताएंगे अपना? ब्योमकेश। सॉरी, क्यों, ब्योमकेश एक ही है क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, पूरा नाम बताएंगे। ब्योमकेश बख्शी। मैनेजर एक बार फिर राजा को घूर कर देखने लगा। अरे क्या हुआ? क्या ब्योमकेश बख्शी एक ही कलकत्ते वाला सत्यान्वेशी? सर, मैडम का नाम? अब अगर मैं ब्योमकेश हूं तो ये सत्या ही होंगी। मैनेजर उलझन में था। वह समझ चुका था राजा गलत नाम बता रहा है। उसने शांति से राजा की तरफ देखा और रजिस्टर में एंट्री करने से पहले उससे आईडी मांग ली। सर, आईडी प्रूफ? राजा ने 10,000 रुपये निकालकर उसके डेस्क पर रख दिए। भाई मेरे, अगर आईडी दिखानी ही होती तो मैं अपनी सत्या को लेकर यहाँ क्यों आता? समझ रहे हो ना? ओके सर, एंट्री नहीं कर रहा हूँ। रूम नंबर 507 में चले जाइए। कीज के साथ हेल्पर को पीछे भेजता हूँ, पर सुबह 8 के पहले रूम खाली कर दीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग दूसरे मैनेजर की ड्यूटी होती है। राजा ने हाँ में सिर हिलाया और पास खड़ी बांसुरी की आंखों को देखते हुए कुछ गुनगुनाने लगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। वेटर रूम खोलकर कार्ड राजा के हाथ में थमाकर वापस चला गया और बांसुरी के पीछे कमरे में अंदर घुसकर राजा ने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे थे तुम, ओवर रोमांटिक?
मैं हूँ रोमांटिक, उसमें एक्ट करने वाली कौन सी बात है? अच्छा जी, बड़ा रोमांच सर पर सवार है तुम्हारे। क्या करूँ, तुम्हारे सिर पर तो जासूसी सवार है। अच्छा सुनो, जब मैं वहां से हट गई उसके बाद तुम पलट कर मैनेजर से क्या बोलने गए थे? वाइन का ऑर्डर देने गया था, अच्छी वाली। तुम्हारा सपना था ना पीने का, आज पी लेना। मैं पीऊंगी भी तो यहाँ तुम्हारे साथ? क्यों, क्या बुराई है मेरे साथ पीने में? मेरी कंपनी इतनी भी बुरी नहीं है। ओ समझा, तुम्हारे दिमाग में फिर से कीड़ा कुलबुला रहा है ना? राजा जोर जोर से हंसने लगा। तुम लड़कियां भी ना गजब की फिल्मी होती हो। एक कमरा, एक लड़का लड़की, हसीन रात, तो मतलब कुछ गड़बड़ होना ही है। बुद्धू कहीं की। वह वेटर आता ही होगा ड्रिंक्स लेकर। ठीक है, तुम यहाँ बेड पर बैठी रहो, जैसे ही डोर नॉक होगा मैं दरवाजे के पीछे चला जाऊंगा। ठीक है, समझ गई ना? बांसुरी के नाम में सिर हिलाते ही राजा मुस्कुराने लगा। तुम्हें जरूरत भी नहीं समझने की, मैं सब संभाल लूंगा। दरवाजे की बेल बजी और राजा ने धीरे से दरवाजा खोला और वेटर के अंदर आते ही दरवाजा बंद कर लिया। सर, ये आपका ऑर्डर, कहाँ रख दूं? सामान टेबल पर रख दो और खुद चेयर खींचकर बैठ जाओ। राजा की गंभीर आवाज को सुन वेटर एक पल को घबरा गया। जी, क्या कहा सर? सुनते जरा कम हो, मैंने कहा बैठ जाओ। सर, हमें अलाउड नहीं है गेस्ट के सामने बैठना। यही सब तो पूछताछ करनी है कि क्या क्या तुम्हें अलाउड है और क्या नहीं। CBI से हैं हम। शांति से बैठो और जो जो पूछूं सही सही जवाब देते जाओ। राजा ने बांसुरी से उसका फोन लिया और उसमें से मौसमी की तस्वीर निकाली और उस वेटर के सामने रख दी। इस लड़की को पहचानते हो? वेटर ने एक सेकंड को उस लड़की की तस्वीर देखी, राजा की तरफ देखकर ना कह दिया। राजा ने अगली तस्वीर सुरेखा जी की उसके सामने की। इन्हें पहचानते हो? वेटर ने तस्वीर को ध्यान से देखा, फिर राजा को देखा और मना कर दिया। राजा ने अब की बार अपनी शर्ट से वापस अपनी गन निकाली और वेटर के सामने टेबल पर रख दी। इसे पहचानते हो? वेटर गन देखकर डर गया। साहब, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इस सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। भाई देख, मैं तो CBI वाला हूँ, एक डॉक्टर और एक पुलिस वाले। हम लोगों को किसी को भी ऊपर पहुँचाने का लाइसेंस मिला होता है, समझ रहा है ना? ये गोली मैं तुझे मार कर निकल जाऊंगा तो भी यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। या तो तू थोड़े पैसे ले ले और सारी सच्चाई बता दे, और या फिर गोली खा ले और हमेशा हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर ले। तेरे ऊपर है, तू सोच ले। वैसे भी मैं 55 एनकाउंटर कर चुका हूँ, तेरा करते ही नाना पाटेकर जैसे अब तक 56 पूरे हो जाएंगे। सोच ले, तेरे पास पूरे 5 सेकंड है जवाब देने के लिए। राजा की बात सुन घबराए हुए वेटर ने वही रखे पानी के गिलास से एक गिलास पानी पिया और वापस राजा की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर में राजा ने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाले और टेबल पर रख दिए। देख लो, क्या तुम्हारे ज्यादा काम का है? साहब, मैं सच में ज्यादा कुछ नहीं जानता। ज्यादा नहीं जानते लेकिन कुछ तो जानते हो, वही बता दो। देखो, मैं चाहता तो पूरे कानूनी पेपर्स के साथ आता और तुम्हें पूछताछ के लिए उठाकर ले जाता। फिर यहाँ तुम्हारा नाम खराब होता, नौकरी से अलग हाथ धोना पड़ता, और ये सब करना मुझे भाता नहीं है। इसलिए मैं अपने स्टाइल से काम करता हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने हमें कुछ बताया है। अब जो भी पता है फटाफट बोलो। साहब, ये जो दोनों तस्वीरें आपने दिखाई हैं, इन्हें मैंने देखा था उस दिन। यहाँ अखबार वालों की एक पार्टी थी, हम सब बारी बारी से ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व कर रहे थे। तब ये वाली मैडम ने लल्लन को उधर बुलाया और कुछ कहने लगी। कौन सी? इन तस्वीरों में से देखकर बताओ। इतनी देर से चुप बैठी बांसुरी ने अपने फोन की स्क्रीन उस वेटर के सामने रख दी। मैडम, ये दोनों ही उस दिन लल्लन से बात कर रही थी। पहले ये वाली मैडम। ऐसा बोलकर उसने सुरेखा की तस्वीर पर हाथ रखा। और उसके बाद ये वाली मैडम ने भी लल्लन से कुछ बात की थी और उसे कुछ छोटा पैकेट जैसा दिया था। और उसके कुछ देर बाद ये मैडम पार्टी हॉल से कमरे में चली गई। उनके साथ एक कोई आदमी भी था। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मौसमी ने लल्लन को कोई पैकेट दिया था? जी हाँ, इन मैडम का नाम अगर मौसमी है तो इन्होंने ही कोई पैकेट दिया था।
बांसुरी ने राजा की तरफ देखा और वापस उस वेटर से सवाल करने लगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैडम पार्टी तो चलती रही। रात में 2 बजे पार्टी खत्म हुई और सब अपने अपने घर चले गए। ये वाली मैडम काफ़ी देर तक पार्टी के बाद भी हॉल में बैठी थी। हमारे स्टाफ ने उन्हें सिक्योरिटी रीज़न के कारण वहाँ से जाने के लिए भी कहा, लेकिन 4 बजे के आसपास उनका मोबाइल बजा और वो भागकर जो रूम बुक था उसमें चली गई। मेरी और लल्लन की नाइट ड्यूटी थी तो हम लोग भी उनके पीछे भागकर ऊपर गए। मैनेजर साहब भी थे। फिर मैडम वहाँ का सीन देखने लायक नहीं था। ये दूसरी मैडम बहुत रो रही थी और ये बड़ी वाली मैडम उनको सहारा दे रही थी। जो साहब ये मौसमी मैडम के साथ गए थे वह भी अपना सिर पकड़कर वहाँ बैठे हुए थे। मुझे तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन लल्लन थोड़ा घबरा गया था। वहाँ ये सब फसाद देखकर मैनेजर ने मुझे और लल्लन को बाहर बुलाया और हमें बस इतना कहा कि यहाँ की कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना होटल की बहुत बदनामी होगी। उसके बाद वो वापस सुन मैडम के पास भी गए और उनके भी हाथ पैर जोड़कर यही कहने लगे कि आप लोग किसी तरह मामला निपटा लीजिए, लेकिन हमारा नाम मत खराब कीजिए। अगर पुलिस आ गई तो बहुत बदनामी होगी। पर वो मैडम मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने तब तक में पुलिस को बुला लिया था। तो पुलिस ने लल्लन से पूछताछ नहीं की? की ना मैडम, लल्लन से भी पूछताछ हुई और मुझसे भी, लेकिन हमने अपने मैनेजर के अनुसार यही कहा कि हम कुछ नहीं जानते। लल्लन को तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए वह पुलिस के वहाँ से जाते ही घर पर चला गया। उसके बाद उसने घर से ही मैनेजर साहब से अपनी छुट्टी की बात कर ली और अपने गांव निकल गया। इधर पुलिस ने वैसे भी उस आदमी को गिरफ्तार कर ही लिया था, इसलिए उस दिन के बाद एक बार और आकर पुलिस ने कमरे की तलाशी ली और वापस चली गई। मतलब लल्लन की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया? नहीं मैडम, किसी का भी ध्यान नहीं गया। बांसुरी मुस्कुराने लगी। किस बात पर ध्यान जाना चाहिए था वेटर साहब, वो भी बता दीजिए। वो तो मैं गलती से बोल गया मैडम। तो गलती से ही आगे का सच भी बोल जाओ, वरना वो देख रहे हो ना, बड़े साहब बैठे हैं वहाँ, वो मुंह से कम लात घूस से ज्यादा बोलते हैं। वेटर ने एक गिलास पानी और पिया और आगे की बात बताने लगा। लल्लन को मैंने ड्रिंक्स में कुछ मिलाते देखा था मैडम, लेकिन वो ग्लास उसने किसे दिया और ड्रिंक्स में क्या मिलाया है मुझे नहीं पता, क्योंकि पार्टी में पूरा वक्त हम सभी व्यस्त थे और उसके बाद सुबह लल्लन जो गया तो वापस ही नहीं आया। अपनी बात पूरी कर वेटर राजा के पास पहुंच गया और उसके पैरों में बैठ गया। साहब, एक एक बात सच्ची कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, माँ कसम। इतनी देर से चुप बैठे राजा ने अपना मोबाइल उसके सामने कर दिया। मान लिया मैंने कि तू सच बोल रहा है। अब देख, तूने जो जो यहाँ बताया है वो इस कमरे से बाहर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना तेरी इस रिकॉर्डिंग को मैं कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश कर दूंगा। उसके बाद कोर्ट कचहरी के झंझट से तुझे 7 जन्म तक मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए बेटा, इस कमरे में घुसने के पहले तू जितना इनोसेंट था वापस बाहर निकलकर उतना ही इनोसेंट बन जाना। ना तूने हमें कुछ बताया, ना हमने तुझसे कुछ पूछा है, ठीक है? ठीक है साहब, अब मैं जाऊं? अभी कहाँ, अभी तो मैडम के सवाल खत्म हुए, मेरे तो बाकी हैं। चल अब जल्दी से लल्लन का पता ठिकाना और नंबर भी बता, फिर चलता बन। राजा की बात सुन वेटर ने लल्लन का नंबर और उसके गांव का अता पता दिया। वेटर जाने लगा तब राजा ने टेबल पर पड़े अपने पैसे उठाए और वेटर की जेब में ठूंस दिए। पैसे डालते समय बांसुरी ने कुछ इशारा किया, जिसे राजा ने अनदेखा कर वेटर को बाहर भेज दिया। अब बोलो, क्या इशारा कर रही थी? इतने पैसे उड़ाने की क्या जरूरत थी? 10 का लालच दिया था। जब उसे सब बता दिया तब 2-3 हजार कम भी देते तो क्या फर्क पड़ जाता? बांसुरी ने मुंह बिचकाकर कहा और उसकी बात सुन राजा जोर से हंस पड़ा। बांसुरी, बांसुरी, कभी कभी कितनी भोली बच्चों से बात कर जाती हो तुम। तुम्हें पता है तुम कितनी क्यूट हो। पैसे उड़ाना कोई तुमसे सीखे। बांसुरी की बात पर राजा थोड़ा गंभीर हो गया। अच्छा बताओ, अगर मैं 2000 कम भी देता तो कितना बचा लेता? मेरा मतलब है वो तो हमारे एक बार के टैक्सी के खर्चे में ही उड़ जाते, लेकिन वही 2000 उस वेटर के लिए जिसकी सैलरी 10,000 होगी बहुत मायने रखते हैं।
मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई रकम अधिक या कम उसके उपयोग करने वाले और उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। अब तुम ये मत सोच लेना कि मैं तुम्हारे मिडिल क्लास वैल्यूज़ का मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं बस रुपयों की ज़रूरत की बात कर रहा हूँ। हाँ, जिस दिन मेरे पास खत्म हो गए उस दिन मैं भी पैसे उड़ाना बंद कर दूंगा। अब चलो वापस, हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया। वापस चलें? बांसुरी के सवाल पर राजा ने उसे गहरी नज़रों से देखा। क्यों, जाने का विचार नहीं है? अरे मेरा मतलब था, इतनी महंगी सी वाइन मंगवा ली तुमने और चखी तक नहीं, बस इसलिए। ये तो मैडम सीन क्रिएट करना था मैनेजर के सामने, सो हो गया। अब टेस्ट करने की क्या ज़रूरत, चलो। हाँ में सर हिलाकर बांसुरी राजा के पीछे पीछे कमरे से निकल आई। पर्स से वापस अपने आधे चेहरे को ढकने वाले गॉगल्स निकालकर उसने आंखों पर चढ़ाए और काउंटर की ओर निकल गई। जल्दी निकल रहे हैं सर वापस, कुछ देर और ठहर जाते। जेब में ठूंसे 10,000 मैनेजर के मुंह से चाशनी बहा रहे थे। अपना काम करना भाई, ये रहे बिल के पैसे। मैनेजर खिनसियानी हंसी हंसकर पैसे रखने लगा। राजा को मालूम था वो बचे पैसे वापस करेगा नहीं, इसलिए उसे दोबारा देखे बिना उसने बांसुरी का हाथ थामा और बाहर निकल गया। कैब में बैठे दोनों फ्लैट की ओर चल पड़े। ये लल्लन तो बनारस भाग गया है बांसुरी। फोन नंबर भी तो है उसका। वाह, सुपर स्मार्ट लेडी डिटेक्टिव। लल्लन तो वहाँ बेसब्री से आपके फ़ोन का वेट कर रहा है कि कब बांसुरी की बीन बजेगी और वो लहरा लहरा के नागिन डांस करके तुमको सारी कहानी सुनाएगा। अरे ये मतलब थोड़ी था मेरा। तो इतनी बिना मतलब की बातें कैसे कर लेती हो बांसुरी? यहाँ मैं बिना किसी वजह के तुम्हारे केस में जूझ रहा हूँ और तुम जाने किन ख्यालों में खोई रहती हो। राजा की बात सुन बांसुरी मुस्कुराने लगी। दूर कहीं भोर का उजाला फैल रहा था। खिड़की से बाहर देखती बांसुरी कैब में चलते गाने में खो गई। तू रूह है तो मैं काया बनूं, ताउम्र मैं तेरा साया बनूं। कह दे तो बन जाऊं बैराग में, कह दे तो मैं तेरी माया बनूं। तू साज है मैं रागिनी, तू रात है मैं चांदनी। जब से पड़े तेरे कदम चलने लगी दुनिया मेरी। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आज़ाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे। टैक्सी में चलते गाने को गुनगुनाती बांसुरी खिड़की से बाहर उगते सूरज को देखती खोई रही। तभी अचानक उसे जाने क्या याद आया। उसने राजा से समंदर के किनारे चलने की इच्छा जाहिर कर दी। चल भाई, बीच की तरफ मोड़ ले। भाव दुप्पट भाड़ा घेल, दुगना भाड़ा लगेगा। छान भाव, तुम्हें चला। ठीक है चलो। राजा के मुंह से मराठी सुन बांसुरी सकते में आ गई। तुम्हें मराठी आती है? तुमने कभी बताया नहीं। मैडम, मुझे फ्रेंच और जापानीज भी आती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी शर्ट पर लिख कर चलूं कि मैं पॉलीग्लॉट या मल्टीलिंगुअल हूं। अरे ये मेरे कहने का मतलब नहीं था मिस्टर पॉलीग्लॉट। जानता हूं, तुम अक्सर वो कह जाती हो जो तुम कहना नहीं चाहती हो, और जो तुम कहना चाहती हो उसे कह नहीं पाती हो। राजा ने बांसुरी की आंखों में देखकर कहा। कुछ देर राजा को देखकर बांसुरी ने आंखें फेर लीं और एक बार फिर बाहर देखने लगी। कुछ देर में ही वो दोनों जुहू बीच पर पहुंच चुके थे। भोर का उजाला चारों तरफ अच्छे से फैला नहीं था, कहीं कहीं अभी भी हल्की अंधियारी थी। ऐसे में सामने उफनता समुंदर और चारों तरफ बहती हवा में यूं लगा दोनों बहे जा रहे हैं। बहुत आगे तक जाकर दोनों रेत पर ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठ गए। बहुत देर तक खामोश बैठे रहने के बाद बांसुरी ने एक बार राजा की तरफ धीरे से देखा। दोनों पैरों को घुटनों पर से मोड़कर राजा ने अपनी बाहों के घेरे से पैरों को थामा हुआ था। आंखें बंद किए वो जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। बांसुरी को उसे डिस्टर्ब करने का मन नहीं हुआ। वो वापस सामने देखने लगी। तभी उसकी नज़र राजा के पैर के एकदम करीब पहुंच गए बिच्छू पर पड़ी। काले रंग का बड़ा सा जहरीला बिच्छू बहुत खतरनाक नजर आ रहा था। बांसुरी लपक कर उठी और उसने अपने हाथ से उस बिच्छू को उठाया और दूर ले जाकर फेंक दिया। बिच्छू को फेंकने के बाद समंदर के पानी से अपना हाथ धोकर वो जैसे ही पलटी,
उसने देखा राजा उसके पीछे ही खड़ा था। उसके साथ ही एक और लड़का खड़ा था जो कुछ देर पहले ही वहां आया था अपनी चाय की टपरी लगाने। उसी ने बांसुरी को बिच्छू को उठाकर फेंकते देखा था। हालांकि ये सारी उठापटक करते समय राजा की शांति में विघ्न ना पड़े, इसका बांसुरी ने पूरा ख्याल रखा। बावजूद रेत पर होने वाली खसर पसर ने उसका भांडा फोड़ दिया। आंखें खोले राजा कुछ समझ पाता, तब तक चाय वाले पांडुरंग ने राजा को अमीश देवगन बनकर चीख चिल्लाकर सारी सच्चाई बता दी। हो, आपल्या बायकाने इथून विंचू घेतला, तुम्हारी बीवी बिच्छू यहाँ से ले गई। कुछ चाय वाले की बात से और कुछ बांसुरी की जल्दबाजी से राजा को सब समझ आ गया और वो भी बांसुरी के पीछे लपका। उसके पीछे चाय वाला उसके रेत पर छूटे मोबाइल को उठाकर दौड़ा। पागल हो गई हो क्या तुम? बिच्छू अगर जहरीला होता तो? मान लो अगर वो काट देता तो? पर ना ही उसने काटा और ना ही वह जहरीला था, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? यार, दूसरा भी उपाय होता है ना। मुझे जगा देती, मैं पैर हटा लेता, वहां से सरक जाता। तुम्हें जेम्स बॉन्ड बनने की क्या जरूरत थी? खुद उठाकर बिच्छू हाथ से समंदर में बहाने चली हो। ओह, तो आजकल जेम्स बॉन्ड समंदर में बिच्छू बहाते हैं? अपना हाथ दिखाओ, कहीं कुछ चोट तो नहीं लगी? ऐसा कहकर उसने बांसुरी के दोनों हाथ थाम लिए। 27 साल की उम्र का अनुभवी और परिपक्व राजा भी कभी कभी ऐसी विवेकहीनता कर जाता था कि सामने वाला लजा कर रह जाए। पर अपने आप में बेखबर राजा ऐसी लोकाचार और शिष्टाचार की बातों को भूल जाता था। उसके पहले स्पर्श से कांपती झिझकती बांसुरी उसके हाथ में अपने हाथों को देखकर असहज हो रही थी, लेकिन राजा पूरी सहजता से और बड़े मनोयोग से उसकी हथेली में बिच्छू के डंक को ढूंढता रहा। आखिर त्रस्त होकर बांसुरी ने अपने हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिए। राजा से नजर ना मिला पाते हुए उसने धीरे से कहा, चलो चाय पी लेते हैं, सुबह भी हो गई है। शुक्र है डंक नहीं चुभा, वरना बहुत मुसीबत हो जाती। तुम भी पागल हो बांसुरी, कुछ भी कर जाती हो। वह तो ऐसे बोलकर आगे निकल गया, लेकिन उसके पीछे उसके कदमों के निशानों पर अपने पैरों को रखती बांसुरी उसके पीछे पीछे चलती, यही सोचकर मुस्कुराती रही कि कुछ समय के लिए ही सही उसकी अनुगामिनी तो बन पाई। चाय वाले से चाय लेकर दोनों वापस एक निश्चित दूरी पर बैठकर चाय पीते हुए समंदर में खो गए। कुछ देर बाद बांसुरी उठ गई। चलो अब घर चलते हैं। दोनों फ्लैट पर पहुंचे तब तक पिंकी भी जाग चुकी थी। अपनी किताब कॉपी फैलाए हुए वह कुछ नोट्स बनाने में व्यस्त थी। उन दोनों को देखकर उसने सवालों की झड़ी लगा दी। कहाँ गायब थे आप दोनों? दोनों के दोनों का फोन बंद था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ हो। किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? चलो आप दोनों फ्रेश हो लो, हम चाय बना कर लाते हैं। क्या बात है, आज प्रिंसेस चाय बनाएगी? पिंकी ने प्यार भरे बनावटी गुस्से से बांसुरी की तरफ देखा। अच्छा, तो क्या हमने इसके पहले कभी चाय नहीं पिलाई? पिलाई है जी, बिल्कुल पिलाई है। इन पूरे 3 सालों में शायद 4 या 5 बार तो बनाई ही होगी। पिंकी बांसुरी की बात पर जोर जोर से हंसने लगी। सच कहती हूँ भाई, यहाँ हमें बांसुरी ने माँ साहब की कमी फील नहीं होने दी। हमारे सोकर उठने से पहले बेड टी बनाकर पिलाने से लेकर रात में हमारे साथ जाग जाग कर हमको कॉफी पिलाने तक हर काम बिल्कुल एक माँ की तरह किया, एक बड़ी बहन की तरह। बस करो पिंकी, बहुत तारीफ हो गई। अब जाओ, रसोई में बना ही लो आज तुम चाय, मैं नहा कर आती हूँ। बांसुरी के नहा कर आते तक में राजा भी फ्रेश होकर आ चुका था। पिंकी 3 बड़े बोल्स में मैगी और साथ में चाय बनाकर ले आई। तीनों हंसते खिलखिलाते इधर उधर की बातें करते हुए चाय नाश्ता करते रहे। बातों ही बातों में राजा ने बांसुरी से आगे का उसका प्लान पूछा। बांसुरी के नाम में सिर हिलाने पर राजा ने कहा कि वेटर को यहाँ से फोन करने से कोई फायदा नहीं होगा। बांसुरी को उससे मिलने ही जाना पड़ेगा। मिलकर सबूत जमा करके ही बांसुरी आगे का कुछ काम कर सकती है। बांसुरी खुद भी यही सोच रही थी, लेकिन बनारस जाने के पहले एक बार फिर उसे भास्कर से इजाजत लेने की कवायद करनी थी, जो उसके लिए सबसे ज्यादा कठिन था। और उससे भी अधिक कठिन था अपने लिए ऑफिस से छुट्टियों की बात करना, क्योंकि ऑफिस से तो उसे पूरा मटेरियल दे दिया गया था, जिसे उसे थोड़ा सुधार के सजा सवार करके दैनिक अपडेट लिखनी थी। हालांकि अब केस में घुसने पर उसे वह मटेरियल किसी काम का नहीं लग रहा था। इसके साथ ही इस वेटर से बात करने के बाद अब मौसमी पर से भी उसका भरोसा थोड़ा हिल गया था।
वास्तविकता की तलाश बनारस में ही जाकर खत्म हो रही थी। बांसुरी ने अपने पिता से फोन पर बात की और उनसे सलाह मशवरा करने के बाद आखिर उसने बनारस जाने का निर्णय ले ही लिया। बांसुरी के पिता को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। बचपन से कभी ताई जी, दादी, बुआ या माँ उसे किसी काम के लिए रोक दें तो उसके पिता बढ़ चढ़कर उसका साथ देते आए थे। ऐसे में जब उन्होंने अपनी बेटी की पसंद के वर को भी स्वीकार लिया था, वह किसी भी हाल में उनके विश्वास को चकनाचूर नहीं कर सकती थी। उसका एक मन बार बार उसे यही कह रहा था कि वह राजा से दूर हो जाए, क्योंकि राजा की तरफ खींचकर वह अपने घर वालों को, भास्कर को, सबको धोखा दे रही थी। लेकिन उसका दूसरा मन बार बार उसे राजा की तरफ खींच रहा था। अपने आप से जूझती बांसुरी ने एक बार फिर राजा को बनारस चलने के लिए मना किया, लेकिन राजा को न मानना था और ना ही वो माना, और अगले दिन शाम की फ्लाइट बुक कर ली। लल्लन का पता ठिकाना, मोबाइल नंबर, सब कुछ बांसुरी के पास था। राजा ने बीच में किसी को फोन करके लल्लन का नंबर नोट करवाया भी था। बांसुरी के पूछने पर उसने बस इतना कहा कि वहां पहुंचकर तुम्हें सब पता चल जाएगा। बांसुरी को खुद अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा था कि इस अनजान से लड़के के ऊपर वह क्यों खुद से भी ज्यादा भरोसा करती जा रही थी। इतना भरोसा तो उसने आज तक भास्कर पर भी नहीं किया था, पर फिर भी जैसी उसकी मन की हालत थी, उसने अपने आप को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया था। 2 महीने बाद होने वाली अपनी शादी के बारे में सोचकर उसने अपने आप को तैयार कर लिया था। अपने वर्तमान को बस वो जी लेना चाहती थी। वो भी समझ रही थी कि आज नहीं तो कल राजा वापस अपनी दुनिया में लौट ही जाएगा, और तब उसकी दुनिया का क्या होगा, ये सोचने का अवकाश वो खुद को भी नहीं देना चाहती थी। दोनों वाराणसी के एयरपोर्ट पर जब उतरे तब तक शाम गहरा चुकी थी। राजा ने बांसुरी को शाम को होने वाली गंगा आरती के बारे में बताया और एयरपोर्ट से सीधा उसे घाट पर लेकर चला गया। वाराणसी की गंगा जी की आरती जिसने नहीं देखी उसका जीवन व्यर्थ है, समझी? मतलब आज के पहले मेरा जीवन व्यर्थ था? बांसुरी ऐसा बोलकर मुस्कुरा उठी। हाँ, व्यर्थ ही तो था। बांसुरी की आखिरी कही बात राजा सुन नहीं पाया। उसे आरती का कोई हिस्सा छोड़ना नहीं था। दोनों के घाट पर पहुंचने तक में हजारों की भीड़ वहां जमा हो चुकी थी। आरती शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ रोशनी की अपूर्व छटा थी, जैसे पूरा घाट दिवाली मना रहा हो। अपनी अपनी परिधि में सुव्यवस्थित सतर खड़े पंडित सधे हुए हाथों से गंगा मैया की आरती गा रहे थे। एक साथ उठते और गिरते, हवा में लहराते उनके हाथ जैसे अपना ही अनूठा राग गा रहे थे। महादेव की पावन नगरी का ये कैसा विस्मयकारी दृश्य था, जहां कण कण में प्रलयंकरी अवधूत रूप रुद्र नहीं बल्कि मृत्युंजय रूप विद्यमान था। कल कल बहती गंगा में उन शत सहस्त्र दीपों का रूप अपने सहज प्रकाश से दुगुनी तिगुनी सामर्थ्य से प्रज्वलित था। ऐसा अपूर्व रूप, ऐसी अपूर्व छटा, जो देखे सम्मोहित हो जाए। और उस अभूतपूर्व दृश्य को आंखों ही आंखों में पीता वो खुद औघड़दानी शिव सा ही लग रहा था। सब कुछ देख लेने का लालच उसे पलक झपकने की आज्ञा भी नहीं दे रहा था, और उसके मनोरम रूप में खोई बांसुरी खुद पलक झपकाना भूल गई थी। जितना ही बांसुरी उससे भागने का प्रयास करती जाती थी, उतना ही उसके मोहक हाव भाव बांसुरी के हृदय को बेड़ियों में जकड़ते जा रहे थे। शायद यही तो प्रेम होता है, जब हृदय खुद सर झुकाकर किसी का बंधन स्वीकारना चाहता है, जब मन साधिकार सामने वाले को उसके जाने बिना भी अपनी गुलामी सौंप देता है, जब किसी क्यों और कैसे का सवाल नहीं रह जाता, बस वो कहता है और हम बिना सोचे हाँ कह जाते हैं। धवल कवल बहती गंगा का प्रभाव था या उस सात्विक वातावरण का। बांसुरी की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा अक्सर होता है जब आप अपने आराध्य के सामने अपने पूरे भाव के साथ खड़े होते हैं, तो सारे मानसिक विकार पूरे आवेग के साथ आंखों से बह निकलते हैं। फिर यहाँ तो उसके आराध्य देवता के सामने लेकर आने वाला भी अब उसका आराध्य बन चुका था।
अपने मन की दुर्बलता से विहल बांसुरी भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। अरे क्या हुआ बांसुरी, तुम रो क्यों रही हो? जिसके कारण हृदय की पीड़ा थी वही डॉक्टर बना कारण पूछ रहा था। कुछ नहीं कहकर बांसुरी आरती समाप्ति के बाद लोगों को इधर उधर जाते देखती रही। 2-3 पंडित उनके पास भी प्रसाद की टोकरी संभाले चले आए। राजा ने अंजूरी भर प्रसाद लेकर पंडित जी के चरण स्पर्श कर लिए। बांसुरी वैसे ही गुमसुम खड़ी रही। पंडित जी ने उसके हाथ में प्रसाद रखा और सर पर हाथ रख आशीर्वचन देकर आगे निकल गए। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव पार्वती की जोड़ी अक्षुण्ण रहे, सौभाग्यवती भव। जब तक बांसुरी या राजा कुछ कहते, पंडित जी भीड़ में गायब हो गए। राजा की आंखें बिल्कुल बच्चों जैसी चमक रही थीं। आओ बांसुरी, घाट की सैर करके आते हैं। और बिना उसकी तरफ देखे वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर गया। उसके पीछे वो भी धीमे कदमों से चली आई। नीचे की कुछ सीढ़ियां सदा पानी के कारण काई वाली थीं। उनमें पैर रखते ही बांसुरी का पैर फिसला, लेकिन गिरने से पहले ही उसे किसी ने थाम लिया। राजा ही होगा सोचकर उसने आंखें उठाई तो सामने नाव वाला उसका हाथ थामे खड़ा था। संभल के मैडम, ये बनारस का घाट है। यहाँ अच्छे अच्छों के दिल फिसल जाते हैं, कदम कौन बड़ी बात है। बांसुरी ने अपना हाथ समेटा और उस संकरी सी नाव में आ बैठी। राजा एक किनारे बैठा घाट देखने में मगन था। 100 से ज्यादा घाट है यहाँ। और मैडम जी, दशाश्वमेध घाट पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस है, जानती है काहे? नाव चलाने वाला 20-22 साल का लड़का था। इतनी सारी नावें बाड़े बजरे होने के बाद भी उसकी संकरी सी नाव को ही राजा ने घूमने के लिए चुना था और साथ ही पूरी बुकिंग कर ली थी, जिससे और किसी ग्राहक को वो ना बैठाए। इसी से वो नाविक कम गाइड बना 1-1 रुपये का हिसाब चुकाना चाह रहा था। काहे, तुम ही बता दो। भैया जी, एक राजा रहे, राजा देवोदास। वो यहाँ 10 दशाश्वमेध यज्ञ किए रहे। नाम तो इसलिए पड़ा, पर कई लोग कहे हम कैसे माने कि ये सच बात है कि नहीं। फिर रानी पुटिया मंदिर की खोदाई में कई यज्ञ कुंड निकला रहा। लोग एकदम हाथ जोड़ दिए कि घाट की बात तो सच्ची निकली, लेकिन तब भी गंगा मैया का आरती यहाँ नहीं शुरू हुआ था। वो तो यहाँ के कुछ पाड़े हरिद्वार गए, वहाँ की गंगा जी की आरती देख इनका भी ज्ञान चक्षु खुला। हमारी अम्मा बताती है कि पहले पहले सिर्फ 3 पंडित ही आरती किए रहे, फिर धीरे धीरे गंगा मैया की आरती का ऐसा यशगान हुआ कि अब तो देश विदेश के लोग आते हैं आरती देखने। अपने बच्चन साहब भी आ चुके हैं। वाचाल नावक की बातों को पूरा रस लेकर सुनते राजा के चेहरे पर आज इतने दिनों में पहली बार बांसुरी ने इतनी खुशी देखी थी। जानती हो बांसुरी, गंगा जी की गोद में एक घाट से दूसरे तक विचरते हुए कोई बिरला ही होगा जिसके मन में एक बार को ये लालच ना आए कि प्रभु, मेरा अंतिम समय अगर मेरी इच्छानुसार हो तो यही हो, इसी मणिकर्णिका घाट पर। क्यों गुरु, सही कहे कि नहीं? सत्य वचन कहे हैं भैया जी। हमारी माई भी यही कहती है कि मणिकर्णिका घाट हमेशा जिलाया रहता है। बांसुरी उन दोनों की एक दूसरे से होड़ लगाती ज्ञान पुंज भरी बातों से प्रकाशित हो रही थी। तभी उसे घाट पर नाव में चढ़ते समय किसी के द्वारा हाथ में पकड़ाया दोना याद आ गया। उसने दोने को हाथ में लिया, कुछ फूलों के बीच दिए रखे थे और साथ ही थी दिया सलाई। दिए जलाकर क्या करना होता है? बांसुरी के सवाल ने नाव वाले को दुगने उत्साह से भर दिया। कहते हैं दिया जलाकर बहाने से। अभी वो अपनी बात पूरी करता कि राजा ने कुछ दूसरी बात में उसे उलझा दिया। प्रसाद आजकल कुछ बदल गया है क्या? नहीं भैया जी, ऐसा तो कुछ नहीं। आप क्या पहले भी आ चुके हैं? हमें भी सौभाग्य मिला है कुछ साल यहाँ रहने का। लंका में रहते थे। तुम कब से हो यहाँ? भैया जी, हम तो इसी घाट के ही पैदाइश हैं। यही बाप दादा पैदा हुए, काम धंधा जमाए। हमारा मिष्ठान भंडार है, पांडे एंड सन्स मिष्ठान भंडार। 80 घाट के आगे मोहल्ला में एक कहाड़ चढ़ता है हमारे बाबा का। उनके नाम के खस्ते बड़े फेमस हैं। कल सुबह आइए जलपान ग्रहण करने, भौजाई को भी लेते आइएगा। तो तुम ये नाव काहे चलाने लगे गुरु? अब का बोले,
पढ़ाई लिखाई में हमरा दीदा लगा नहीं, और वो उबलते तेल की कढ़ैया हमें यमराज की कढ़ाई लगती है। डर बहुत लगता है कि कभी समोसा तलने में उंगली ना तला जाए। झूठ ना बोलो पांडे जी, बात तो कुछ और ही है। भैया जी कौनो जादू जानते हैं का? काहे आपकी आंखें मैग्निफिसेंट है? क्या है? बांसुरी के सवाल पर राजा ने जवाब दिया, मैग्निफिसेंट। देखिए, हमरे बिना बताए भी आप जान गए। वो असल बात यह है कि हमको ही गंगा मैया की लहरों से बहुत प्यार है। जब यहाँ के घाट के पत्थरों पे लहरें उठती गिरती टकराती है ना, तो लगता है जैसे घाट सांस ले रहा है। प्यार तो हमें भी बहुत है इस घाट से। अब का बताएं बबुआ, लेकिन यार हमारा घाट का प्यार हमको घड़ी घड़ी मोबाइल देखने को मजबूर नहीं करता। कतई गर्दा मचा दिए भैया जी। राजा की बात पर नाव वाला लड़का जोर जोर से हंसने लगा। सुमन नाम है, यहीं पास के कन्या महाविद्यालय की छात्रा है। रोज सुबह नियम से महादेव के दर्शन को आती है और शाम को गंगा जी की आरती देखने। तो बस। राजा को बातों में डूबा देख बांसुरी ने उसे मैसेज भेजा। लगता है साहब भूल गए कि हम बनारस किस लिए आए हैं। याद है मेम साहब, उसी के लिए माहौल बना रहा हूँ। आप बस भरोसा रखिए मुझ पर। बांसुरी ने फोन किनारे किया और उन दोनों को बातों में लगा छोड़ लहरों में डूब गई। पास से गुजरते बजरे पर कोई रेडियो सुन रहा था। गाने के बोल बांसुरी तक भी आ रहे थे। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। तुझे ऐसे रखूं कभी खोए नहीं, किसी और का तू कभी होए नहीं। तुझे पाऊं तो खो जाऊं मैं, फिर खुद को कहीं ढूंढूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। गाने में खोई बांसुरी देर तलक साथ वाले बजरे को देखती रही। जब मन में कुछ चल रहा हो तो आंखें किस दिशा में चलती हैं होश कहाँ रहता है। चलें मैडम, उतरें, हम घाट पर लग चुके हैं। बांसुरी जैसे नींद से जागी। क्या सच में महादेव की नगरी की हवा में भंग घुली होती है? कैसा नशा उस पर छाता जा रहा था। घाट का सम्मोहन उस पर भी मोहिनी फिरा ही गया। क्या आज रात हम यहीं कहीं रुक सकते हैं, यहीं घाट के पास? राजा उसे देख मुस्कुराता खड़ा रहा। आगे बढ़कर उसने बांसुरी को नाव से उतरने के लिए अपना हाथ दिया, लेकिन तब तक में बजरे के किनारे को थामे बांसुरी सीढ़ियों पर उतर आई। भैया जी, एक से एक जब्बर स्टार रेटिंग के होटल मिलेंगे यहाँ। कैसा चाहिए? मतलब आपको एसी, कूलर, पंखा सभी तरह के कमरे मिल जाएंगे। आदेश कीजिए बस। पांडे जी, रहने लायक ठीक ठाक हो बस। जैसन बोलेंगे वैसने ही दिलवा देंगे। सस्ते का सस्ता, महंगे का महंगा। कोई बीच का दिखा दो। राजा को अपनी शान दिखाने का ऐब कभी न था। अच्छा सुनिए पांडे जी, एक मित्र को खोज रहे थे। जरा ये पता ठिकाना देखकर बताना, जानते हो क्या? पांडे पता लिखा पर्चा ध्यान से उलट पुलट कर देखता रहा। यहाँ का चप्पा चप्पा जानते हैं? ई तो जो पता आप दिखा रहे हैं भूत ही इमली का है। चिंता न करें आप, कल तक सब खोज मारेंगे। ये भूत ही इमली क्या है? किसी चलचित्र तारिका सी सुंदर सोफिस्टिकेटेड बांसुरी के सवाल नाव वाले को और मुखर बना रहे थे। वो उसके हर सवाल का जवाब दुगने उत्साह से दे रहा था। यहाँ के गली मोहल्ले के नाम ऐसे ही हैं। पेड़ पौधों पर रखे नाम हैं, जैसे भूत ही इमली, नाटी इमली, टेढ़ी नीम, बेनी राम की बगिया या बेनियाबाग। बनारस के हर गली मोहल्ले की अलग कहानी है मैडम। अगर सुनना चाहेंगे तो हम पूरा सुना देंगे। सुना दो, मगर सप्लीमेंट्री कम भरना। बांसुरी की बात सुन राजा हंसने लगा। उसने हंसते हुए नाव वाले को देखा और कहा, थोड़ा शॉर्ट में बता देना पांडे जी। हाँ तो भैया जी, आप तो रहे हैं ना, देख बे किए होंगे कितना सारा गली मोहल्ला है यहाँ। जानते ही हैं, कई कई गली मोहल्ला तो ऐसे हैं जहाँ सूरज देवता के दर्शनों नहीं होते, लेकिन गर्मी में भी घर ठंडा बना रहता है। धूप नहीं पहुँच पाता ना। पहले शुरुआत करते हैं भदैनी से। उसको पेशवा बसाए रहे। जितने तरह के मोहल्ले उतने तरीके नाम। भगवान के नाम पर मोहल्ला है, वीरों के नाम पर मोहल्ला है। काहे कि वीरों का भी बहुत पूजन किया जाता है यहाँ।
तो वीरों के नाम पर भी खूब सारी गली मोहल्ले, जैसे लहुरा वीर, जोगिया वीर, ऐसे। गोदावरी मैया वाला इलाका कहलाता है गोदाउलिया और मंदाकिनी मैया वाला इलाका मैदगिन। पीली कोठी, बिसेसरगंज, चौहट्टा, लाल खान मुसलमान बस्ती है। हमारे बहुत दोस्त रहते हैं वहाँ। देवी देवताओं के नाम पर भी हैं, जैसे बड़ा गणेश है, संकट मोचन है। और हाँ, खाने पीने के नाम पर भी गली मोहल्ला है, कचौड़ी गली, खाए गली और यहाँ का बहुत फेमस दाल मंडी। बस बस, खूब जानते हो दोस्त। तो तुम हमारा काम कर दोगे फिर? इस पते पे कल जाना है हमें। निश्चिंत रहे भैया जी, आप हमको काम बोले हैं। कल भोर तक में ए लल्लन बाबू का जन्म कुंडली बंचवा लेंगे। आप भोरे भोर आ जाइएगा। पहले घाट पर स्नान ध्यान कीजिएगा, महादेव के दर्शन करके हमारे यहाँ जलपान ग्रहण करके फिर निकल चलेंगे। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। आइए, आपको होटल तक पहुँचा दें। घाट पर से जाते हुए बांसुरी एक बार फिर मुड़कर खड़ी हो गई। क्या हुआ, जाने का मन नहीं कर रहा ना? उसने राजा को देखा और मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया। फिर वापस धीर मंथर गति से उसके साथ चलती हुई बाहर टैक्सी तक चली आई। सुनो, अगर थकी नहीं हो तो क्या मेरा कॉलेज देखने चलोगी? यू मीन BHU? यस। नहीं, तुम रहने दो, तुम्हें कमरे में छोड़कर मैं अकेला ही चला जाता हूँ। राजा, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। आर यू श्योर? यस। तो चलो फिर, वहीं कुछ खा भी लेंगे। टैक्सी की जगह राजा ने इस बार ऑटो रिक्शा बुक किया और बांसुरी को साथ लिए बनारस की गलियों में भटकने के लिए निकल गया। कचौड़ी गली से खा पी कर वह आगे बढ़ गए। कैंपस के सामने के रास्ते आज भी वैसे ही गुलजार थे जैसे उस समय हुआ करते थे जब राजा वहां पढ़ा करता था। एक चाय की साधारण सी टपरी की बेंच पर राजा और बांसुरी भी जा बैठे। रात के 9 बज रहे थे, इसलिए चहल पहल सुबह की तुलना में थोड़ी कम थी, लेकिन रौनक में कोई कमी नहीं आई थी। जानती हो बांसुरी, मेरे जीवन के सबसे सुनहरे साल थे जब मैं बनारस में था। हम सभी दोस्त रात रात भर बनारस की गलियों में घूमा करते थे। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि क्या बताऊं। रात भर रास्तों पर आवारगी करना, किसी के घर के बाहर लगे बल्ब को फोड़ कर भाग जाना, किसी के कुत्ते को खोलकर उसके 4 घर आगे बांध आना, जमकर दारू पीना और पूरी भड़ास गालियां दे दे कर निकालना, और फिर चढ़ी हुई उतारने के लिए घाट पर जाकर गंगा मैया में छलांग लगा देना। एक दोस्त था मेरा, कहता था जब तक बनारस में हूँ तभी तक पीऊंगा, फिर छोड़ दूंगा। हमने पूछा क्यों, तो कहता है यहाँ मैया अपनी गोद में लेकर पाप धो जो देगी। एक रात तो पता है क्या हुआ, हम 4-5 लोग कमरे में बैठकर पत्ते खेल रहे थे। अब खेलते खेलते एक को प्यास लगाई तो उसने दूसरे से कहा, चल बियर लेकर आते हैं। हम सब तैयार हो गए। अब सब घर के कपड़ों में चप्पल डाले पैदल निकल लिए। तभी पेट्रोलिंग जिप्सी आकर हमारे सामने रुकी। 2 हवलदार उतरे और हम सबको गाड़ी में चढ़ा लिया और लिए चल दिए। पर हम सब भी अनोखे ही थे। एक बंदे के अलावा किसी के चेहरे पर शिकन तक न था। लंका की पॉश कॉलोनी में ले जाकर उन्होंने हमें उतरने कहा। हम सब उतर खड़े हो गए। तब उन्होंने एक बड़े से घर के मालिक से जाकर कुछ पूछताछ की। उन्होंने वहीं से हमें झांक कर देखा और ना में सिर हिला दिया। बाद में उन पुलिस वालों ने हमें छोड़ दिया। छोड़ने से पहले ये भी बताया कि उस आदमी के घर रात चोरी हुई थी। बड़ी पहुंच का आदमी था, सो तुरंत पुलिस पहुंच गई तहकीकात करने, और जब हमें आवारगर्दी करते देखा तो उठा लिया। पर जानती हो अगले दिन क्या पता चला? उस खूंसट ने टैक्स के घपले से बचने के लिए झूठी चोरी की रिपोर्ट कराई थी। बातों में खुद मगन राजा उस बात को याद कर जोर जोर से हंसने लगा। बांसुरी उसे हंसते देखती रही। क्या देख रही हो ऐसे? देख रही हूं कि वीरू खुद जय बना अपनी राम कहानी सुना रहा है। मतलब शोले नहीं देखी क्या अजातशत्रु जी? बस कुछ उसी अंदाज में आपने भी अपने महाविद्यालय के इतिहास को सुनाया है। पेल कर दारू पीना, जी भरकर गालियां देना, प्यास लगे तो बियर खरीदना, पत्ते खेलना, हे भगवान, कोई गलत काम छोड़ा भी तुमने? बांसुरी को हंसते देख राजा भी खिलखिला उठा। क्यों, तुम्हें तुम्हारे कॉलेज की याद नहीं आती? आती है ना, कॉलेज, हॉस्टल, लाइब्रेरी, किताबें, प्रोफेसर, और हाँ राजा जी, एक बात और, हम लोग ना प्यास लगने पर बियर खरीदने नहीं जाते थे, हम उससे आसान काम कर लिया करते थे।
पानी पिया करते थे। हफ्ते में एक दिन इतवार के रोज हमारी फीस्ट होती थी। उस दिन हमारा टिफिन सिर्फ एक समय यानी सुबह आया करता था और उस दिन बाकी दिनों से स्पेशल खाना होता था। तो उस शाम हम अक्सर टहलते हुए आश्रम तक चले जाते थे और वहाँ मन भर कर पानी पूरी खाते थे, पर गालियाँ किसी को नहीं देते थे। स्पेशल खाने में क्या मिलता था? टर्की। टर्की मिलेगा मेरा सर। बाकी दिन हमें अमूमन पत्ता गोभी, कभी काकड़ी की तरी, कभी सेम की फलियां मिलती थी। फीस्ट वाले दिन फूल गोभी मिल जाती थी और रोटी की जगह पूड़ियाँ और चावलों की जगह जीरा राइस। बस तभी ऐसी दुबली सी हो। दोनों अपने कॉलेज के दिनों को याद करते करते वापस होटल के कमरे तक चले आए। बातों में डूबे उस रात भी दोनों को सोने में रात के 3 बज गए क्रमशः। भाग 6। अगले दिन घाट पर दर्शन कर दोनों ही पांडे के होटल से खस्ता कचौरियां और जलेबी का नाश्ता कर लल्लन से मिलने निकल चले। पांडे भी उनके साथ